नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था, भूगोल एक राष्ट्र की नीति को निर्धारित करता है। और आज की हमारी जो चर्चा है वो इसी एक वाक्य के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो भारत की विदेश नीति, उसकी वैश्विक आकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो जमीनी हकीकत है उसे एक साथ ले आता है। हम बात कर रहे हैं ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना की। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मध्य एशिया तक भारत की पहुंच का एक सपना था। हमारी ये पूरी बातचीत द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इतिहास का रुख बदलने वाली कहा था और 2024 के चुनावों में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया गया, आज वही भारत उस परियोजना से लगभग बाहर निकलने की कगार पर क्यों है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये विषय मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से बेहद जरूरी है। शुरुआत उन बड़े बड़े वादों से करते हैं जो इस परियोजना से जुड़े थे। मतलब ये सिर्फ एक पोर्ट बनाने की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने से 3 देशों भारत, ईरान, अफगानिस्तान के हितों को जोड़ने वाली एक नई नींव बताया था। एक पूरी आर्थिक तस्वीर पेश की गई थी। हाँ, कि वहाँ गैस आधारित उर्वरक प्लांट लगेंगे, पेट्रोकेमिकल्स का हब बनेगा, दवा कंपनियां जाएंगी, आईटी सेक्टर में निवेश होगा। मतलब पूरी दुनिया बसाने जैसी बात थी। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा विजन था। ईरान की जो सस्ती गैस है उसका इस्तेमाल करके भारत में यूरिया की कमी को पूरा करना और मध्य एशिया के बाजारों तक एक सीधी पहुंच बनाना। कागज पर तो ये एक गेम चेंजर योजना थी। लेकिन आज की हकीकत उस सपने से आप कह सकती हैं बिल्कुल अलग है। लेख के मुताबिक भारत अब इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींचने की तैयारी में। हाँ, जिस भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को इसे चलाना था उसे एक तरह से बंद ही कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, 26 अप्रैल 2026 को अमेरिकी प्रतिबंधों की जो छूट मिली हुई है वो खत्म होने से पहले भारत अपने हिस्से के $120 मिलियन, यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए, हाँ, लगभग 1100 करोड़ रुपए ईरान को देकर एक तरह से अपना हिसाब बराबर कर रहा है। एक मिनट, हिसाब बराबर कर रहा है मतलब ये एक तरह का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है? जी। तो वो जो उर्वरक प्लांट और आईटी हब का पूरा सपना था वो सब अब खत्म? देखिए, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। ये जो भुगतान है ये एक संकेत है कि भारत अब लंबी अवधि के लिए वहां और ज्यादा निवेश करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। तो फिर सवाल उठता है कि इतना बड़ा यू टर्न क्यों? मतलब जिस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी कामयाबी बताया जा रहा था उससे पीछे हटने की ये नौबत आई कैसे? ये तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान लगता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये पूरा मामला दिखाता है कि बड़ी शक्तियों की राजनीति में भारत असल में कहाँ खड़ा है। जो तस्वीर शायद चुनावी भाषणों से थोड़ी अलग है। हम ईरान के साथ अपने संबंधों को सभ्यतागत बताते हैं, हजारों साल पुराना। हाँ, कहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये रिश्ते अमेरिका, इजराइल, ईरान के एक बड़े और जटिल समीकरण में फंसे हुए हैं। अच्छा। जब अमेरिका को लगा कि चीन का जो सीपेक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, हाँ, जो चीन को सीधे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, उसका कोई विकल्प होना चाहिए, तो उसने भारत को चाबहार के लिए, आप कह सकती हैं कि हरी झंडी दिखा दी। अच्छा, तो मतलब चाबहार को ग्वादर के एक जवाब के तौर पर देखा जा रहा था और अमेरिका को भी इसमें अपना फायदा दिखा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही समीकरण बदला और अमेरिका ने ईरान पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया तो भारत पर दबाव आ गया और आज नतीजा ये है कि भारत को अपने एक बेहद जरूरी राष्ट्रीय हित वाले प्रोजेक्ट को लगभग छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा कि भारत सिर्फ तीसरे पक्ष के दबाव में फैसले ले रहा है या ये एक सोचा समझा संतुलन है जहां शायद चाबहार को दांव पर लगाकर अमेरिका से कुछ और बड़े फायदे लिए जा रहे हों? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, कूटनीति में हर चीज एक लेन देन ही होती है। हो सकता है पर्दे के पीछे भारत ने इस त्याग के बदले क्वाड में ज्यादा बड़ी भूमिका या किसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति हासिल की हो। ये मुमकिन है। लेकिन लेख का तर्क ये है कि चाबहार जैसा रणनीतिक एसेट जो आपको पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है, उसे छोड़ना किसी भी दूसरे फायदे से कहीं ज्यादा महंगा सौदा है। ये हमारी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेख में एक और भी
परेशान करने वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है, गोनोरो सिद्धांत। हाँ, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। मनरो सिद्धांत तो याद है, लेकिन गोनोरो, ये सुनने में ही थोड़ा निराशाजनक लगता है। इसका क्या मतलब है? ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनरो सिद्धांत का ही एक कह सकते हैं व्यंग्यात्मक रूप है। मनरो सिद्धांत का मतलब था कि अमेरिकी महाद्वीप में किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, कि वो पूरा इलाका अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है। बिल्कुल। तो गोनोरो सिद्धांत, जैसा कि लेख में बताया गया है, ये बताता है कि भारत का अपने तत्काल पड़ोस में प्रभाव व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया है। इट्स गॉन। ओह, पिछले कुछ सालों में देखें तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का जाना, जो भारत की मजबूत सहयोगी थी, नेपाल और श्रीलंका में ऐसी सरकारें आना जो चीन के ज्यादा करीब मानी जाती हैं। म्यांमार और मालदीव का भी वही हाल है। हाँ, म्यांमार में सैन्य शासन और मालदीव का चीन की तरफ झुकाव, ये सब इसी ओर इशारा करते हैं। ये उस दौर के बिल्कुल विपरीत है ना। मुझे याद है जब भारत ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को बनने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। या 1988 में मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस जैसा सैन्य अभियान चलाया था। तब तो भारत की अपने पड़ोस में एक धाक थी। सही कहा। और चाबहार की ये कहानी भारतीय प्रभाव में आई इसी कमी का एक और उदाहरण है। और सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? क्या? कि ये सब उस समय हो रहा है जब भारत के एक वैश्विक शक्ति और विश्व गुरु के रूप में उभरने के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ता कद और दूसरी तरफ अपने ही आंगन में घटता प्रभाव। ये विरोधाभास वाकई सोचने वाला है। बिल्कुल। इस विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए शायद हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये प्रोजेक्ट, ये शुरू कैसे हुआ था? इसकी नींव तो वाजपेयी सरकार के समय ही रख दी गई थी, है ना? हाँ, इसकी कल्पना 2003 में ही कर ली गई थी, लेकिन तब ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। असल में ये राजनीतिक रूप से संभव हुआ 2015 में, जब ईरान और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच JCPOA यानी परमाणु समझौता हुआ और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए गए। हाँ, यही वो खिड़की थी जिसका भारत ने फायदा उठाया। मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार में शहीद बेहेश्ती पोर्ट के 2 टर्मिनलों को विकसित करने का समझौता हुआ। फिर 2 साल बाद ईरान ने पोर्ट टर्मिनलों को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को 10 साल के लिए लीज पर दे दिया और भारतीय बंदरगाहों से कंटेनर ट्रैफिक शुरू भी हो गया। मतलब सब कुछ सही रास्ते पर लग रहा था। लेकिन फिर 2018 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। हाँ। जब राष्ट्रपति ट्रंप JCPOA से एक तरफा बाहर हो गए। हाँ। और ईरान पर पहले से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगा दिए। वहीं से भारत के लिए सारी मुश्किलें शुरू हुईं। हालांकि भारत ने अपनी कूटनीति से अमेरिका को ये समझाने में कामयाबी हासिल कर ली कि चाबहार सीपेक का एक विकल्प है और अफगानिस्तान के लिए भी जरूरी है। हाँ, और ये अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भी जरूरी है। इस तर्क के आधार पर अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए भारत को प्रतिबंधों से छूट दे दी। लेकिन ये छूट सिर्फ बंदरगाह चलाने तक ही थी। बिल्कुल, वो सिर्फ बंदरगाह चलाने तक सीमित थी। किसी भी तरह का नया निवेश या विस्तार वो बहुत जोखिम भरा हो गया। तो क्या इसी वजह से वो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट अटक गया जो चाबहार को अफगानिस्तान की सीमा से जोड़ने वाला था? बिल्कुल। चाबहार से जाहेदान तक वो 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, वो इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा थी। सही बात है। बंदरगाह तो सिर्फ एक गेटवे है। हाँ, असली फायदा तो तब होता जब माल अंदर तक जाता, लेकिन प्रतिबंधों के खतरे को देखते हुए भारत इस रेलवे परियोजना से बाहर हो गया। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद भी छूट तो जारी रही, जिससे मई 2024 में 10 साल के एक लंबे अनुबंध का रास्ता खुल गया। लेकिन तब तक अमेरिका ने टेबल पर एक और पत्ता फेंक दिया था। और वो नया पत्ता क्या था? कोई नई शर्त? शर्त नहीं, बल्कि एक विकल्प। एक विकल्प? हाँ, और वो विकल्प था भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईमेक। हाँ, अमेरिका ने इसके लिए खुले तौर पर समर्थन दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, ईरान के मुश्किल रास्ते को छोड़ो और हमारे दोस्तों यानी सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते यूरोप जाओ। तो आईमेक को सीधे सीधे चाबहार का एक अमेरिकी समर्थित विकल्प माना जाए, पर क्या ये वाकई एक मजबूत विकल्प है? ईरान तो एक देश है, जबकि आईमेक का रास्ता तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, कितने देशों से होकर गुजरता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किसी एक देश में भी अस्थिरता पूरे प्रोजेक्ट को रोक सकती है।
और यही आईएमएफ की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो गाजा युद्ध ने दुनिया को दिखा भी दिया। चाबार का सबसे बड़ा फायदा था वन नेशन ट्रांजिट। ईरान से सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया। आईएमएफ में तो कई जगहों पर सामान को जहाज से ट्रेन और फिर ट्रेन से जहाज पर उतारना चढ़ाना पड़ेगा, जिसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, जो महंगा भी है और समय भी ज्यादा लगता है। बिल्कुल। सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक शुरुआती समझौता तो हो गया, लेकिन ये बहुत नाजुक था। लेख एक दिलचस्प संयोग की ओर भी इशारा करता है। क्या? इस समझौते से ठीक पहले गौतम अडानी को इजराइल के हाइफा पोर्ट में 70% की हिस्सेदारी मिली थी, जो आईएमएफ का एक अहम पड़ाव है। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद जो गाजा युद्ध शुरू हुआ, उसने सारे समीकरण ही बदल दिए। हाँ, उस युद्ध ने आईएमएफ परियोजना को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जिस सऊदी अरब और इजराइल को इस गलियारे में साथ काम करना था, आज उनके बीच राजनीतिक खाई और भी गहरी हो गई है। तो अब हम एक अजीब सी स्थिति में हैं। चाबहार अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से लगभग रुका हुआ है और उसका विकल्प आईएमएफ वो क्षेत्रीय संघर्ष की वजह से शुरू ही नहीं हो पा रहा। तो अब आगे क्या? हाँ, क्या चाबहार का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है? 26 अप्रैल 2026 जब अमेरिकी छूट खत्म होगी, उसके बाद की स्थिति वाकई अनिश्चित है। लेख का अनुमान है कि हो सकता है अमेरिका भारत को फिर से छूट दे दे, किसी बड़ी डील के तहत। शायद किसी बड़ी व्यापारिक डील के हिस्से के तौर पर। यह अमेरिका के अपने हित में भी हो सकता है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, हाँ। वो मध्य एशिया में तेल क्षेत्रों, हाई स्पीड रेल, दूसरी परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है। तो BRI का मुकाबला करने के लिए भारत से मध्य एशिया तक एक व्यापार गलियारा अमेरिका के लिए भी जरूरी हो सकता है। मतलब उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद है, लेकिन तब तक भारत इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर एक यूपीएससी उम्मीदवार को भारत की विदेश नीति पर अपनी राय बनानी हो, तो इस पूरे प्रकरण से क्या मुख्य बिंदु निकालने चाहिए? सार यही कठोर सच्चाई है कि देश नहीं झुकने दूंगा जैसे नारों और एक स्वतंत्र विदेश नीति के दावों के बावजूद भारत को अपने कई महत्वपूर्ण भू राजनीतिक निर्णय एक तीसरे पक्ष के हितों के आधार पर लेने पड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि एक उभरती हुई शक्ति के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब आप अमेरिका और चीन जैसी दो बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हों। चाबहार इसी कश्मकश की एक जीती जागती मिसाल है। तो आज की इस बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि चाबहार बंदरगाह की कहानी सिर्फ एक बंदरगाह के बनने या न बनने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय दबावों की, भू राजनीतिक मजबूरियों की और एक उभरती शक्ति के रूप में भारत की सीमाओं की कहानी है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। इस बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में कोई देश अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को असल में कैसे बनाए रख सकता है? ये एक निरंतर चुनौती है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और हम अपने श्रोताओं के लिए, खासकर जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आईएमएफ जैसे गलियारे, जो खुद इतने भू राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, चाबहार जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह का स्थायी विकल्प बन सकते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकता है? क्या रणनीतिक स्वायत्ता आज की दुनिया में एक यथार्थवादी लक्ष्य है या फिर बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट ही आगे का रास्ता है? इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके प्रश्नों का भी स्वागत है। इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।